हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 के अध्याय 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम अध्याय 1.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपके पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है शून्य? तो सबसे पहला आंसर रहेगा आपके हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 0/1, 0/2, इस प्रकार से, जहाँ पर q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 2 आता है, जिसमें आपको पूछा गया है कि 3 और 4 के मध्य कोई 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसमें कुल 2 तरीके हैं हमारे पास, जिसमें पहला तरीका है जिसमें आपको जितनी परिमेय संख्याएं चाहिए उससे एक अधिक से ऊपर और नीचे अर्थात अंश और हर में गुणा कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 3 और 4 हैं, तो 6 से एक अधिक कितना हो गया? 7। तो अंश और हर में दोनों तरफ 7 से गुणा कर दीजिए। तो ये कुल मिला के आपके बन जाएगा 3 7 21, 21/7, और ये बन जाएगा 4 7 28, 28/7। तो यहाँ पे जो संख्याएं आएगी वो आएगी आपके 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो आप गिन लीजिए 6 परिमेय संख्याएं आई हैं। इसका दूसरा तरीका यह है कि इसके मध्य कोई भी 6 परिमेय संख्या आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि जैसे कि 3 के बाद में और 4 से पहले 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, यानी आप 3.99 तक कुछ भी लिख सकते हो। तो कोई भी 6 परिमेय संख्या आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। बेहद सरल प्रश्न था। अब प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न आपको पूछ रहा है कि 3/5 और 4/5 के मध्य कोई 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो यहाँ पर भी आपको मैं बता दूं कि 3/5 और 4/5 के मध्य हमें कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए? 5 चाहिए। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों को ऊपर नीचे 6 से गुणा भी कर सकते हैं। तो 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो पहला तरीका रहेगा। इस पहले तरीके में आप देख लीजिए, 6 से गुणा करने के पश्चात पहला 3/5 बन जाएगा, 3 छंग 18/5, 18/30, 5 छंग 30, और ये बन जाएगा आपके 6 से गुणा करने के पश्चात 4 छंग 24 और 5 छंग 30। तो आप देख लीजिए प्रश्न में हमारे पास जो 5 परिमेय संख्या आएगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो समझ गए आप, ये था पहला तरीका। दूसरे तरीके में हम यह कर सकते हैं कि इसको पहले आप दशमलव में परिवर्तन कीजिए। 3/5 को मैं लिख सकता हूँ, 3 में आप 5 का भाग लगाइए, पॉइंट लग जाएगा। 30 में 5 का भाग लगेगा, 5 छंग 30, तो 0.6 उत्तर आएगा। और 4 में 5 का भाग लगाइए, 0.5 आटे 40, तो ये उत्तर आएगा 0.6 और 0.8। तो इन दोनों के मध्य आपके कौन कौन सी संख्याएं आ जाएगी? इन दोनों के मध्य आपके आ जाएगी 0.61, 0.71, 0.72, 0.78, यानी 0.8 से पहले की जितनी भी संख्याएं वो सारी आ जाए। कोई भी 5 परिमेय संख्याएं आप ले सकते हो। तो इन 2 प्रकार से आप इसका हल कर सकते हो। इसके बाद में आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। ये आपके प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर रखा है जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानकारी है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है
वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, और पूर्ण संख्या वे होती हैं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो आप प्रश्न पर वापस गौर करिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ जाती हैं? तो हाँ, बिल्कुल आ जाती हैं, क्योंकि एक से शुरू होकर अनंत तक आती है प्राकृत संख्याएं, तो पूर्ण संख्या में एक से अनंत शामिल होता है और शून्य एक्स्ट्रा चीज़ होती है। तो प्राकृत संख्याएं सभी होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। पहला कथन सत्य है, इसको आप लिखेंगे। हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित होती है। ये हो गया पहला प्रश्न सत्य। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूर्णांक में हमारे धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और ऋणात्मक भी संख्याएं भी आती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं, इसलिए ये कथन हो जाएगा आपके असत्य। अर्थात प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होना आवश्यक नहीं है। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्णांकों से युक्त होती हैं। परिमेय संख्या में आपके प्राकृत संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है और पूर्णांक भी आते हैं। तो यह भी कथन आपका असत्य है। इस प्रकार यह प्रश्नावली कंप्लीट होती है यहाँ पर। इसके बाद में आप देख लीजिए प्रश्नावली 1.2, बेहद छोटी प्रश्नावली थी 1.1। 1.2 प्रश्नावली में भी आपके ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत मैटर है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1.2 का, उसको देखिए आप ध्यान से। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको मैं बता दूं कि जो वास्तविक संख्या होती है उसकी परिभाषा क्या होती है। वास्तविक संख्या की परिभाषा यह होती है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का समुच्चय ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह कथन सत्य है, सत्य है, पहला सत्य है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो यह कथन सत्य नहीं है। कारण क्या है इसके पीछे? कारण यह है, इसने कहा है संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर मैं आपको बता दूं कि आपके पूर्णांक लिखे जाते हैं, मध्य में शून्य होता है, इस और प्लस की संख्याएं, इस और माइनस की संख्याएं होती हैं। ये पूर्णांक लिखे जाते हैं। तो कोई भी संख्या होती है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी होगी, तो वह ज़रूरी नहीं है कि उसका अंडर रूट के रूप में निकले ही निकले। जैसे कि आपके मान लीजिए कि अंडर रूट 2 निकल गया, अंडर रूट 3 निकल गया, लेकिन इनके मध्य आपको अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के मध्य ऐसी संख्याएं मिलना संभव ये है जो अंडर रूट रूप में न हो, अर्थात जिनका अंडर रूट निकला हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अन्य संख्याएं भी हो सकती हैं। रूट 2 और रूट 3 के मध्य भी अनेक संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कथन असत्य हो गया। पहला कथन आपके था सत्य, ये दूसरा असत्य। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ध्यान से देखिए, ये पहले प्रश्न आया हुआ है उसका जस्ट उल्टा है। तो वास्तविक संख्याओं में हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं भी आती हैं, अपरिमेय भी आती है। तो यहाँ पे केवल ये कह रहा है कि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय है, जो कि गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे परिमेय संख्याएं भी आती हैं वास्तविक संख्या में। इसलिए सभी प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होनी जरूरी नहीं है, परिमेय भी हो सकती है। तो ठीक है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, यह असत्य है। कारण क्या है इसके पीछे? जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, जैसे 4 है, इसका आप वर्गमूल कीजिए, उत्तर कितना आ रहा है? 2। क्या यह परिमेय है कि अपरिमेय? ये परिमेय है, क्योंकि इसको हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। ये परिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है। इस प्रकार से अंडर रूट 9 का निकल जाएगा 3। तो ये आपके उदाहरण सहित आपको समझा दिया। तो दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, ये कथन असत्य है। तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होने आवश्यक नहीं है। जैसे कि अंडर रूट 4
का वर्गमूल निकालने पर बराबर में 2 एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपको पूछ रहा है कि आपको रचना करनी है, √5 को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आप करेंगे इसको हल। इसको आप, मैं ये खाली पेज पे आपको बता देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा के लिए ऐसी सीधी सी लाइन बनानी है स्केल से। अब आपको ऐसे डिनोट करना है 0, 1, 2 ऐसे डिनोट कर दिया। जो भी लंबाई हो बराबर लंबाई लेनी है स्केल से, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको पूछा है √5, तो आपको ये ध्यान रखना है 5 हमारे पास वो भी अंडर में चाहिए। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय को याद कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय में ये ध्यान रखना है, इसको हम कर्ण के रूप में लेंगे, √5 को हम कर्ण के रूप में लेंगे। तो पीछे बचे आधार और लंब। तो आधार और लंब दोनों को किस प्रकार से मैनेज करना है जिससे कि 5 आए। तो आप ध्यान से देखिए, हम 1 का वर्ग और 2 का वर्ग दोनों मिला के 5 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 होता है। तो 1 + 4 कितने हो गए, 5। इससे हमारे पास √5 मिल सकता है। तो हमें देखिए यहाँ पे 1 तो रख देंगे, ये वाली 2 आधार, और 1 लंब रख देंगे 1। तो ये हमारे पास जो मिल जाएगा वो आपके पास कर्ण आ जाएगा √5। तो ये बेहद ध्यान रखने योग्य विषय है कि आप किस प्रकार से सोचेंगे वैसे ही करते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर लंबा स्केल से माप के यहाँ पे एक बिंदु लिख देना है। मान लीजिए यहाँ पे बिंदु आ गया एक ए बिंदु। अब ए बिंदु से एक सीधा सा 1 सेंटीमीटर का लंब खींचना है। ए से ऊपर की ओर आप मान लीजिए कि ये ए ओ हो गया, ए ओ ये लंब हो गया आपके 1 सेंटीमीटर का। ये नीचे वाला हो गया, ये वाली लेंथ हो गई 2, ये हो गई 1। अब जो आपके यहाँ से ओ से यहाँ पे जो 0 पॉइंट है, 0 से लगा के ओ तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, √5। अब आप प्रकार की सहायता से तीखा नोक इस 0 पे रखते हुए, यहाँ पे इस 0 की ओर रखते हुए तीखा नोक रखेंगे, और यहाँ से जहाँ पे ओ है √5 की दूरी पर इस प्रकार से चाप काटेंगे। ये इस प्रकार से चाप कटेगा आपके, और यह संख्या रेखा को जहाँ पर काटेगा वहाँ तक की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, √5। एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करूँगा, इसको आप ध्यान से देखिए। बेहद सिंपल है, कुछ नहीं है। संख्या रेखा सबसे पहले ऐसे बनानी है, सीधी सीधी बनाइएगा आप। फिर इस पे मान अंकित कर दीजिए संख्या रेखा पर, 0, 1, 2। अब स्केल से ये जो 2 सेंटीमीटर की ये लेंथ है ये हो गई आपकी आधार। अब लंब खींचना है इस 2 पर 1 सेंटीमीटर का। यहाँ पे आपके लंब आ जाएगा 1 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से ये जब जो भी है ऊपर वाला बिंदु, मान लीजिए कोई भी ले लीजिए आप, पी बिंदु ले लिया, तो इस बिंदु को इस ओ से मिला दीजिए। ये जो ओपी दूरी है वो आ गई हमारे पास √5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ओ पर तीखा नोक रखेंगे, इधर बिंदु पर प्रकार का तीखा नोक रखना है, और यहाँ पे पेंसिल से इस प्रकार से पी से होता हुआ पी के बराबर लेंथ लेके यहाँ पे ये लेंथ हो जाएगी ओपी लेंथ के बराबर चाप काटेंगे इस प्रकार से। यह चाप संख्या रेखा को जहाँ पे काटेगा वहाँ पर कोई भी बिंदु अंकित कर लीजिए Q। तो ये जो OQ दूरी होगी वो आपकी हो जाएगी √5। इस प्रकार से √5 की रचना कर सकते हो। यहाँ पे तीर एरो से दर्शाना है कि ये √5 यहाँ पर स्थित है। थैंक यू। इसी प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको ये क्रियाकलाप खुद करना है, जिसमें √2, √3, √4 इस प्रकार की संख्याएं दर्शानी है लगातार। तो यह आपको कार्य खुद करना है, होमवर्क है आपका। तो आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप घर पे बैठ के इस लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ाई करते रहिए और कनेक्ट रहिए, अपनी कक्षा का कार्य करते रहिए लगातार। इसी प्रकार आगे के वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, और हमारे क्रिसेंट इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए या होम ट्यूशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर 8233141387 है। थैंक यू।